आखिर विराम लग गया मत्रकूट वासनी के नगरी में उठे सियासी तूफान पर। ईवीएम में कैद हो गई उम्मीदवारों की किस्मत। मैहर बीजेपी का होगा या कांग्रेस का या किसी और सियासी दल कर लेगा इसे खुद के नाम। मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद ये सारे सवाल एकदम से ही सूबे की सियासी फिजाओं में उतरने लगे। महीने भर से ही प्रचार का दौर जारी था, दावों और वादों का दौर चल रहा था। जहां शिवराज सिंह चौहान ने अंत समय में बीजेपी के रथ की कमान अपने हाथों में ले ली थी, तो वहां कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की एकजुटता और उसकी मजबूती के दावे को और मजबूत कर रही थी। कुल मिलाकर सूबे का पूरा माहौल मैहरमय हो गया था। शायद ही किसी ने सोचा हो कि पहाड़ियों के बीच दबी ढकी माता की ये नगरी प्रदेश के पटल पर सियासत का अखाड़ा साबित होगी। हालांकि इन सभी कयासों के बीच ये बात भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन से कारण रहे जिसने मैहर की जंग को और दिलचस्प बना दिया। बीजेपी और कांग्रेस का मैहर उपचुनाव में दल बदलू नेताओं पर दाव खेलना। रतलाम झाबुआ की तरह मैहर में भी कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं का प्रचार में जुटना। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा आखिरी वक्त में मैहर का मोर्चा संभालना। पुराने इतिहास से उलट बीएसपी का मैहर उपचुनाव में मौजूदगी दर्ज कराना। संभव था मैहर विधानसभा उपचुनाव साल 2018 से पहले अंतिम चुनाव माना जा रहा है। ऐसे में इसकी गूंज भी लंबे वक्त तक सुनाई देती रहेगी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। बीजेपी के पास इस जीत के जरिए रतलाम झाबुआ की हार का दाग धोने का मौका है। कांग्रेस भी मैहर जीतकर प्रदेश के पटल पर खुद को सियासी मजबूती देना चाहती है। तो ये है वो कुछ अहम पहलू जिनके जरिए मैहर विधानसभा कुछ इस कदर सियासी घमासान की वजह बनी कि देखते ही देखते छा गया पूरे प्रदेश पर। और सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि मैहर की जनता भी काफी उत्साहित नजर आई इस चुनाव को लेकर। तभी तो मतदान ने 75% का आंकड़ा पार कर लिया और मतदान बढ़ने के साथ ही बढ़ गई सियासी दलों की धड़कनें। हालांकि ये बात अलग है कि जब इस मसले पर दोनों ही प्रमुख दलों की राय ली गई तो मैहर के नतीजों से पहले अपनी अपनी जीत का दावा दोनों ही करते नजर आए। पिछले कई चुनावों का अनुभव यह है कि जब भी मतदाता बड़ी संख्या में निकले हैं उसका आशय ये रहा है कि लोग विकास चाहते हैं और विकास में कोई भी बाधा मतदाता बर्दाश्त नहीं करना चाहते। मैहर के बड़ी संख्या में मतदान का संदेश भी यही है कि मैहर की जनता विकास चाहती है। मैहर की जनता मध्य प्रदेश सरकार की विकास की जो नीतियां हैं उसमें अपना योगदान देना चाहती है। देखिए, आशातीत प्रतिशत मतदान का होना इस बात को इंगित कर रहा है कि वहाँ के जागरूक मतदाताओं ने भाजपा के दलबदलू उम्मीदवार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का और सरकार के एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट पर अपना मत प्रकट किया है कि इस बढ़े हुए मतदान प्रतिशत के बाद भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों की पराजय सुनिश्चित है। ईवीएम में किस्मत कैद होने के बाद एक बार फिर दावों का दौर शुरू हो गया और मैहर के महारण में कौन से सियासी दल के दावे सही साबित होंगे, इस सवाल पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। और अब इंतजार है 16 फरवरी का, जो साफ करेगी मैहर की असल तस्वीर को। IND 24 के लिए भोपाल से विवेक पटैया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और चर्चा को विस्तार देने के पूर्व IND एजेंडा के पॉइंट्स पर नजर डालते। क्या आक्रामक प्रचार ने मैहर के चुनाव को कुछ ज्यादा ही धारदार बना दिया? क्या मैहर विधानसभा का उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस की साख से जुड़ गया है? क्या मैहर के उपचुनाव को प्रदेश की सत्ता का सेमीफाइनल मानना सही है? बढ़े हुए मत प्रतिशत के साथ क्या साबित करना चाहती है मैहर की जनता? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैहर में मतदान के बाद उठ खड़े हुए हैं और सवाल निश्चित रूप से ईवीएम में कैद हैं। जवाब भी बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। हालांकि दोनों पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि जो मैंडेट है वो उनकी तरफ गया है। बढ़ा हुआ मत प्रतिशत कांग्रेस कह रही है कि जनता की जागरूकता का परिचायक है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बढ़ा हुआ मत प्रतिशत निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता का परिणाम है। आखिर क्या है ये मत और इसका अभिमत, इसी को जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता चेतन सिंह साहब हमारे साथ हैं, भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं इस चर्चा में। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। चेतन सिंह जी, जिस प्रकार से 70% के ऊपर मतदान हुआ, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बढ़ा हुआ मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा ये मत। आपको क्या लगता है कि क्यों बढ़ा हुआ मत आप अपने मत प्रतिशत को आप अपने पक्ष में मान रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार काम कर रही है और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी की जो छवि और खासतौर से गरीबों के बीच में जो छवि उनका काम कर रही है और गरीब जिस ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, मैं इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं करता, अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सब ने एक साथ दमदारी के साथ और मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के इरादों को अपनी ताकत दी है। और यही कारण है कि जब भी मतदान इस मध्य प्रदेश में कहीं भी बढ़ा है और जहां महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ा है तो 100% वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। शुरू के कुछ दिनों में जरूर कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे थे, लेकिन हमने पहले भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूँ कि जैसे सने सने चुनाव चलता गया और आज जबकि मतदान हो गया, मतदान खत्म हो गया और जो एकदम से आप देख रहे हैं 74 से 75% के आसपास मतदान हुआ है, मुझे लगता है कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लोकप्रियता का परिणाम है, माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता का परिणाम है। और दावे और बेदावे की अलग बात है, लेकिन जनता के रुझान के आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से मैहर में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक रूप से विजयश्री का वर्ण करेगी। वस्तुतः एक बात और कहना चाहूँगा नवीन जी, स्वभाव से मूलतः ये कांग्रेस की सीट रही है। 1957 से लेकर के 1977 तक कांग्रेस का परचम रहा है। जनता पार्टी की लहर में जरूर ये आपातकाल के दौरान हारे हैं, लेकिन 4 बार को छोड़ करके लगातार 8 बार कांग्रेस ने विजयश्री हासिल की है। ये सारी चीज़ों को झुठलाते हुए मैहर की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और निश्चित रूप से यही ताकत माननीय मुख्यमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी की है कि वहां कमल का फूल खिलेगा। भूपेंद्र जी, बढ़ा हुआ मत प्रतिशत किसका, आपका या जो दावा कर रहे हैं चेतन सिंह जी उनका? ये बढ़ा हुआ मत प्रतिशत सजगता का है। भारतीय जनता पार्टी जो है 10 तारीख को ही चुनाव हार चुकी थी और इसीलिए सरकार को उसमें उतरना पड़ा। दर्जनों मंत्री वहाँ उतारे गए, स्वयं मुख्यमंत्री को उतरना पड़ा, विभागों को जो है टच किया गया, उनकी बैठकें ली गई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया गया। ये सारी चीज़ें प्रकाश में हैं और ये संज्ञान में है सबके। तो ये चीज़ जो है पार्टी के स्तर पर तो ये पार्टी चुनाव हारी चुकी थी 10 तारीख को। आज चुनाव चूंकि मत डल चुका है, इसलिए इस पर कोई बहुत वैसी टिप्पणी करना कोई आवश्यक नहीं है। मुश्किल से 48 घंटे का सवाल है। तो ये जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत है, ये सजगता का मत प्रतिशत बढ़ा है। जनता को वहाँ के चुनाव में रुझान आया है, जनता को ये समझ में आया है कि उस चुनाव में उनका मत डालना जरूरी है और इसके माध्यम से एक ऐसा मैंडेट देना जरूरी है जिसमें भविष्य में जो है हमारे यहाँ की सरकारें अलोकतांत्रिक तरीकों से जनमत को खंडित ना कर सकें और जो खरीद फरोख्त की हार्स ट्रेडिंग की राजनीति है उस पर रोक लगे। दूसरी चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश का हर मतदाता अक्रॉस दी प्रोविंस जो है आज की तारीख में पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल के टैक्सेशन, खाद्य पदार्थों की महंगाई से लेकर हर चीज़ से परेशान है, मारा है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। मध्य प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, आज जो बिंद और बुंदेलखंड का ये जो संगठित इलाका है, यहाँ का समझिए आपकी छतरपुर से लेके आपके सतना तक का, यहाँ से होने वाली मानव तस्करी, किसी भी काम को रोक पाने में ये सरकार अक्षम है। यहाँ पर ये वही इलाका है जहाँ पर जो है तौल के अपने बच्चों को जो है बेचने का काम गरीब मजदूरों को करना पड़ा है। ये सारी चीज़ें जनता की नज़र में हैं और इसका प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को यहाँ चखने मिलेगा। और जिस ढबली बजाकर जो अपने सुशासन की जो बातचीत वो करते हैं, ये सिद्ध होगा कि वास्तव में वो कुशासन है और जनता उस कुशासन को पहचान गई है। और ये प्रचार तंत्र के आधार पर जो एक चदरिया उन्होंने उड़ा रखी है वो तार तार यहाँ पर हो जाएगी। ये मत प्रतिशत, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये सजगता का मत प्रतिशत है रमेश साहब जी, लेकिन ये सजगता किसके प्रति?
सजगता वर्तमान सरकार के प्रति, सजगता इसके प्रति कि सरकार के द्वारा जो काम किए गए उससे जनता को एक तरीके से संतुष्टि नहीं है। किस प्रकार की सजगता है? मतदान तो निश्चित रूप से सजगता का ही द्योतक होता है, लेकिन इस सजगता का फायदा आपको क्या लगता है किसको मिलने वाला है? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये जो सजगता है ये मतदाता की उसके जो मताधिकार का अधिकार है उसके प्रति सजगता है। आमतौर पर शुरुआत में जब प्रचार हो रहा था तो मैहर में ये कल्पना नहीं की जा रही थी कि यहाँ मतदान का प्रतिशत इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा मतदान का प्रतिशत जो एक अनुमानों में मुझे जो लग रहा है, जो मैंने पहले भी कहा था कि हार जीत कोई बहुत मार्जिन की नहीं होगी, हार जीत लंबी होगी। ये अनुमान में भी एक बार मैंने आपके ही चैनल पर कहा था कि हार जीत लंबी होगी। मुझे ज़्यादा वोटों की हार जीत होते हुए दिख रही है। अब जहाँ तक दोनों पार्टियों की अपनी अपनी जीत का सवाल है, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो भाजपा को नुकसान करने वाले हैं, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिसमें लग रहा है कि कांग्रेस को नुकसान करने वाले हैं। लेकिन फिर भी आज का मतदाता इतना सजग और जागरूक है कि वो अंतिम क्षणों तक भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। जिस तरीके से दोनों दलों के उम्मीदवार थे, खासतौर से भाजपा का और कांग्रेस का, तो कांग्रेस का जो कैडर था वो और भाजपा का जो कैडर था वो दोनों कैडर इन उम्मीदवारों को अपेक्षाकृत बहुत पसंद नहीं कर रहे थे। ये स्थिति दोनों दलों में थी। तो ये माना जा रहा था कि संभवतः इससे मतदान का प्रतिशत गिर सकता है, लेकिन इसके अनुमान के एकदम उलट मतदान का प्रतिशत जो गया है 74-75% गया है। ये आश्चर्यजनक है। और कोई एक बात जरूर है जो मतदाता के मन में बैठी हुई है, चाहे तो वो ये हो सकती है कि सरकार अच्छे काम कर रही है और हमको सरकार को जिताना है, चाहे ये हो सकता है कि सरकार के उम्मीदवार को हराना है, जो भी कुछ हो सकता है। लेकिन कोई एक बात है मतदाता के मन में जो इस परिणाम को बता रही है। लेकिन फिर भी इस चुनाव में कोई भी जीते, भाजपा जीते या कांग्रेस जीते, लेकिन मैं इसको विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल नहीं मानता, क्योंकि मैहर की जो परिस्थिति है वो सामाजिक परिस्थिति भी, राजनीतिक परिस्थिति भी पूरे प्रदेश से थोड़ी सी अलग है। तो उस अलग अकेले मैहर को हम ऐसा नहीं मान सकते। और जब तक, मेरे ख्याल से 18 में जब भी चुनाव होंगे उसका माहौल 17 के बाद ही हमको देखने को मिलेगा। ये सेमीफाइनल तो नहीं है, लेकिन जीत जो होगी वो थोड़ी सी लंबी होगी, ज़्यादा वोटों की होगी। 15 से 20 हज़ार के बीच की हार जीत हो सकती है, जो भी व्यक्ति जीते। और आगे अब नवीन जी देखते हैं क्या परिणाम आते हैं। निश्चित रूप से आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। चेतन सिंह साहब, जीत और हार तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी होगी, क्योंकि मतदाता दोनों पार्टियों की परिस्थितियां लगभग एक जैसी थी। दोनों पार्टियों में जो प्रत्याशी थे वो उनके मूल पार्टी से नहीं थे, मूल कार्यकर्ता नहीं थे, किसी ना किसी दल को छोड़कर शामिल हुए थे। तो एक उदासीनता हो सकती थी, लेकिन मतदाता ने जागरूकता का परिचय दिया और कहीं ना कहीं भारी बहुमत से मतदान किया है, भारी मैंडेट देखने को मिला है, वहाँ जनमत बहुत उभर के आया है। लेकिन किसके पक्ष में होगा, जिसके भी पक्ष में होगा, एक बड़ा अभिमत उसको मिलने वाला है, बड़ा जनमत उसको मिलने वाला है। आपको क्या लगता है, आप किस बात पे इस बात को दावे के साथ कह रहे हैं कि वो अभिमत, वो जनमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, या भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है और कमल का फूल खिलेगा? किस आधार पर? देखिए नवीन जी, निश्चित रूप से जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत है और जिस प्रकार के चुनाव में वहाँ की परिस्थितियाँ थी, चाहे बीजेपी के प्रत्याशी हों चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हों, लोगों ने, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, लोकतंत्र की जो भारत की एक जड़ है उस जड़ को मजबूती प्रदान की और ये दिखाया है कि राजनीतिक पार्टियां चाहे कितने भी प्रत्याशी बदल लें, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन हम अपनी ताकत का इस्तेमाल, जो उनकी बटन है वो बटन दबाने का इस्तेमाल पूरी ताकत के साथ करेंगे। और मुझे लगता है कि हार जीत के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हमको जो भी कुछ है पाना ही है, क्योंकि पहले में मैंने कहा कि वो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। आज अगर हम जीतते हैं तो निश्चित रूप से ये मानिए कि मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी के जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश है, जो विकास की एक शुरुआत इस मध्य प्रदेश में की है, उसको वहाँ की मैहर के मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद दिया है और उस पर अपना विश्वास प्रकट किया है। लेकिन उससे पहले 2-3 चीज़ें नवीन जी मैं कहना चाहूँगा कि एक तो मेरे भाई कह रहे थे भूपेन जी कि हम 10 तारीख तक चुनाव हार गए और 10 तारीख के बाद हमने आंगनबाड़ी और सारी सरकार को लगाया। तो क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश या इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र को सरकार और सरकार के कर्मचारी चलाते हैं, या बनाते हैं, या बिठाते हैं, या उतारते हैं?
अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके बारे में हमको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। दूसरे उन्होंने कहा कि मतदाताओं को खरीदा गया है। अगर मतदाताओं को खरीद करके चुनाव जीता जाता है तो हम मान लेते हैं, अगर कुछ समय के लिए अगर ऐसा है तो क्या झाबुआ में आपने ये प्रयोग किया है जो आप यहाँ पर बैठ करके मुझे बता रहे हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष में होने के बाद भी हम हारे हैं और उस हार को हमने सहज रूप से स्वीकार किया, हमने उसके लिए कोई बहाना नहीं किया है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन आप जहाँ तक कह रहे हैं कि मतदाताओं को खरीद लिया जाता है, अगर लोकतंत्र इस प्रकार से खरीद फरोख्त होती है तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये बात जरूर है कि कांग्रेस का अपना इतिहास रहा है कि चंद वोटों की खातिर जिसने बदले हों संविधान और चंद वोटों की खातिर जिसने बेचे हों अपने ईमान, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है, हमारा नहीं है। दूसरा, एक आपने ही कहा भूपेंद्र जी कि मानव तस्करी उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वर्षों वर्ष आप सरकार में रहे तब आपको मानव तस्करी नजर नहीं आई। मैं तो इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि मेरी सरकार में भी अगर मानव तस्करी हो रही है, अगर मेरी सरकार उसको पकड़ने में विफल है तो कांग्रेस कहां है? कांग्रेस के विधायक वहां पर है, कांग्रेस के नेता वहां पर हैं। अगर इतनी बड़े स्तर पे मानव तस्करी हो रही तो कांग्रेस है कहां? आखिर आप जमीन से जुड़ करके काम क्यों नहीं करते हो? कांग्रेस दिग्भ्रमित है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से डरी हुई है, सहमी हुई है। कांग्रेस के पास लोकल कैडर नहीं है। कांग्रेस हताश और निराश है। कांग्रेस चुनाव हार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मजबूत इरादे हैं, जो बुलंद इरादे हैं, जो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का इरादा है, मैहर की जनता उसको अपना आशीर्वाद देगी। जान लेता हूं कांग्रेस कहां है, क्या है और कैसे है। जी भूपेंद्र जी। बड़ी हैरानी की बात है जब सरकारें इतनी निर्लज्ज हो जाती हैं कि 12 साल से सत्ता में हैं और इसके बाद कह रहे हैं कि मानव तस्करी अगर ये उस क्षेत्र में हो रही है तो इसकी जिम्मेवार जो है विपक्ष की पार्टी है। इससे बड़ी लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाली कोई बात हो नहीं सकती। 12 साल, तीसरा मैंडेट, खुद ही कहते हैं चिल्ला चिल्ला करके जनता हमें तीसरी बार जिता कर ले आई है और इसके बाद आज 12 साल के बाद ये मानव तस्करी जैसे एक सामाजिक उसका ठीकरा फोड़ना चाहते हैं कांग्रेस पर। ये बहुत ही लज्जा की बात है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आज देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या हैं। ये दावे जो आप यहाँ कर रहे हैं और जितना महान बता रहे हैं अपने कामों को, इतना महान आपने बिहार में ही बताया था, इतना महान आपने झाबुआ में ही बताया था, इतना महान आपने दिल्ली में ही बताया था। लेकिन जनता ने उसको जो है, जो जनता ने आपको साल भर पहले आपकी बातों पर भरोसा किया, वो जनता आज आपकी बातों पर भरोसा नहीं कर रही। वो इसको जुमला मानती है, वो इसको आपकी छल विद्या मानती है, वो मानती है कि आप जो है उसे ठगने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज एक साल में जो पानी का अंतर है वो ये पानी का अंतर आ गया। इसी मजबूरी में तो आपने मोदी की फोटो उतारी है, इसी मजबूरी में तो आपको जो है अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा लगाना पड़ा। आपकी हैसियत क्या थी इस चुनाव में? आप अपने प्रधानमंत्री जो आपके जो है वार्ड लेवल के चुनाव तक में अपने पोस्टर लगवा रहे थे और कह रहे थे मेरी सुनामी आ रही है, वो प्रधानमंत्री का आपने चेहरा नहीं लगाया वहां पर। ये जो चीज है, ये चीजें जनता देख रही है, वहां पर स्पष्ट है सारी चीजें। और मैं आपसे ये कहूं कि जो एक एनालिसिस होती है, जो एक विश्लेषण होता है, अगर आप उसको देखें तो वहाँ पर जो निर्दलीयों के रूप में और सपा के रूप में जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, बीएसपी के रूप में कैंडिडेट खड़े हुए हैं, इनसे वहाँ पर वोटों का डिवीज़न होना है। इस डिवीज़न में ठीक कहा शर्मा जी ने कि कुछ नुकसान कांग्रेस को है। जैसे आज बीएसपी में अगर कोई वोटों का माइग्रेशन होता है तो उसका नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि अगर बीएसपी वहाँ अनुपस्थित होती तो वो मत जैसे जो है आवश्यक रूप से कांग्रेस को मिलता। लेकिन आज सामने परिस्थिति ये भी है कि आज वहां पर सपा को और मलिया जी को जो वोट मिलेगी वो निश्चित रूप से 100% वोट भारतीय जनता पार्टी की कटेगी। वहां पर जो बम महाराज का के माध्यम से जो वोट माइग्रेट होगी वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की माइग्रेट होगी। ये स्पष्ट है, हर आदमी जानता है, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग मैहर को समझते हैं, सतना की तासीर को समझते हैं, वो जानते हैं कि ये किसके। तो ये जो माइग्रेशन है कहीं नुकसान कांग्रेस को भी कर रहा है, कहीं नुकसान बीजेपी को भी कर रहा है, लेकिन बीजेपी को नुकसान ज्यादा कर रहा है। उसका कारण क्या है कि एक तो बीजेपी का यहाँ कैडर पहले से ही नहीं है, बीजेपी इस क्षेत्र की कमजोर पार्टी है। दूसरी चीज यह है कि जब आप उधार के घोड़े पर सवार भी हुए हैं तो आपका जो बना चुना जो आपका कैडर था वो आपके खिलाफ खड़ा हो गया। ये स्पष्ट किसी को समझाने की जरूरत थोड़ी है। नहीं तो लोग जो है गणेश सिंह के साथ जोर जबरदस्ती थोड़ी करते, आपका कार्यकर्ता कर रहा है। आप ही के कार्यकर्ताओं ने बगावत करके जो है आपके कैंडिडेट के खिलाफ जो है उसके चरित्र हनन के प्रयास किए। श्रीकांत चतुर्वेदी कौन है? ये कोई कांग्रेस का आदमी है क्या?
तो ये जो परिस्थिति है, इन परिस्थितियों में वोट के डिवीजन का नुकसान दोनों पार्टियों को है। जिसको ज्यादा होगा वो लड़क जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी की परिस्थितियां स्पष्ट दिख रही हैं कि ज्यादा माइग्रेशन भारतीय जनता पार्टी के पाले से होना है, और इसलिए ये नुकसान रहेंगे। प्रतिक्रिया ले लेता। हाँ, निश्चित रूप से आपकी बात भूपेंद्र जी ने सही कहा। लेकिन एक और शर्मा जी साथ में प्रश्न भी रहे इस प्रतिक्रिया के साथ। प्रश्न ये है कि जैसे आपने ये कहा कि इस चुनाव का बहुत ज्यादा मायने ना निकाले जाएं, नतीजे जो भी रहें, जिसके भी पक्ष में रहें, 2018 के परिप्रेक्ष्य में इस चुनाव के बहुत ज्यादा नतीजे मायने निकालने की जरूरत नहीं है। तो भले ही इसके नतीजे 2018 से मेल खाएं या ना खाएं, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान परिस्थिति में रतलाम झाबुआ की हार के बाद ये चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए नाक का और साख का सवाल तो बने हुए। हाँ, ये बात निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं कि ये चुनाव भाजपा को भी थोड़ा सा लग रहा है कि उनको जीतना चाहिए, और कांग्रेस को भी लग रहा है उनको जीतना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस की पिछले दिनों लगातार हार हुई थी, तो उसमें उनको लगा कि कुछ लोकल सेल्फ के चुनाव जीते, रतलाम झाबुआ जीते, और अगर मैहर का चुनाव भी कांग्रेस जीतती है तो उनके कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आएगा। जो निराशा थोड़ी थोड़ी छाने लगी थी, वो निराशा उनकी दूर होगी, और उनको लगेगा कि संभवतः अगले उसमें वो सरकार में आ सकते हैं। ये बात कांग्रेस को आ सकती है। लेकिन कांग्रेस के साथ एक दिक्कत ये है कि झाबुआ में जो लोग वो जीते हैं उसके कारण अलग हैं, मैहर में भी यदि उनके पक्ष में परिणाम आता है तो उसके कारण अलग होंगे। लेकिन फिर भी कांग्रेस के पास कोई एक ऐसा चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है जो चेहरा थोड़ा सा चुंबकीय हो और लोग उसमें उसके किनारे पर उसके साथ जुड़ जाएं। इसके अलावा कांग्रेस कोई मुद्दे, जितने दिन हुए हैं कांग्रेस ने ज्यादातर नकारात्मक राजनीति की और उनकी भाजपा की सरकार की आलोचनाएं की। अपनी तरफ से उन्होंने अभी तक कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिया। तो मैहर चुनाव के बाद अगर उनको 2018 की तैयारी करना है तो उनको एक चेहरा कोई ऐसा बिल्कुल आकर्षक, जिस तरीके से कुछ भी हो, भाजपा में शिवराज का एक चेहरा है, शिवराज के आकर्षण में लोग वोट दें ना दें। अगर आपको याद हो तो झाबुआ रतलाम के चुनाव में शिवराज ने 2 रैलियां निकाली थी, दोनों रैलियों में बेशुमार भीड़ थी। यद्यपि वो परिणाम बहुत अलग आए और एक लंबी मार्जिन के परिणाम आए, लेकिन लोग उनकी भीड़ में जुटे। ये स्थिति कांग्रेस को लाना चाहिए। लेकिन ठीक उसी प्रकार भाजपा को भी एक बात जो दिक्कत दे रही है, लगातार 12 साल उनके सरकार में रहने से उनके कार्यकर्ताओं में कुछ अपेक्षाएं ज़्यादा हो गई। सरकार के प्रति भी अपेक्षाएं हैं, कामों की अपेक्षाएं हैं, कैडर की अपेक्षाएं हैं। जब सरकार होती है तो कई तरह के लोग सरकार में पार्टियों में आ जाते हैं और जुड़ते हैं, तो उसके कारण कहीं ना कहीं वो जो एक कार्यकर्ता था उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये भाव जरूर आया है कि यार मुझे आगे रहना चाहिए, या मैं अब उतना आगे नहीं रह पा रहा हूँ, या मेरा महत्व कहीं ऐसा ना हो कि मेरा महत्व कुछ कम हो जाए। तो दोनों पार्टियों में कुछ आंतरिक रूप से कुछ विसंगतियां तो नवीन जी हैं। अब सफलता उस पार्टी को मिलेगी जो अपनी विसंगतियों पर नियंत्रण करके सामने एक पॉजिटिव, एक अच्छी इमेज कर लेगा, उस पार्टी को सफलता मिलेगी। स्वाभाविक, जहां तक मैहर का सवाल है, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये मतदान का प्रतिशत बहुत आश्चर्यजनक है। दोनों पार्टियों को कुछ फैक्टर नुकसान दे रहे हैं, दोनों पार्टियों को कुछ फैक्टर फायदा दे रहे हैं। रिजल्ट किसी के भी पक्ष में हो सकता है, लेकिन हार जीत लंबी होगी। निश्चित रूप से समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मैहर के चुनाव का नतीजा क्या निकलेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन दावे दोनों पार्टियां कर रही हैं और इरादे भी दोनों पार्टियों के मजबूत दिखाई दे रहे हैं। सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामी ही उसकी सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी बनेगी। लेकिन चर्चा के दौरान हमारे साथ जो रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ थे, उन्होंने एक चीज जरूर बता दी है कि अगर इस जीत को 2018 के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस को देखना है तो एक आकर्षक व्यक्तित्व और एक चुंबकीय चेहरा कांग्रेस को चाहिए। साथ ही चाहिए एक विजन, एक उपलब्धियों भरी एक सौगात जो जनता के पास वो लेके जाएं और ये कहें कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई लेकिन हम करके देंगे। क्योंकि नकारात्मकता की राजनीति पर 2018 में विधानसभा के पटल पर जीत हासिल करना लगभग नामुमकिन होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी अगर ये चुनाव जीतती है तो उसके उत्साह में और बड़ी एक वृद्धि होगी और निश्चित रूप से 2018 के लिए उसके लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करेगी। क्योंकि रतलाम झाबुआ की हार के बाद तमाम सारे सवाल खड़े हुए हैं शिवराज जी के नेतृत्व पर, व्यक्तित्व पर और भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर। बहुत सारे सवालों के जवाब स्वतः मिल जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का मार्ग प्रशस्त होगा। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि 16 फरवरी को परिणाम 16 आने किसके पक्ष में आते हैं। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।
नमस्कार।